हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक कुंडली को मैं एनालाइज करूंगा आपके सामने। इससे पहले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुंडलियां मेरे पास भेज रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज है जो कि केवल कुंडली देखकर हम डिसाइड नहीं कर सकते। आपकी कुंडली में कितने ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हो, मगर गवर्नमेंट जॉब और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज के लिए बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में वो योग बन रहे होते हैं। तो उनमें वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे जिनकी की सही दशाएं चल रही हैं और जिनकी कुंडली में ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग होंगे। तो कुंडली देखकर हम यही बता सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है आपका किस पोस्ट पर सिलेक्शन होगा, ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। इतना बताया जा सकता है कि आप लाइफ में राइज करेंगे जॉब में। एक टाइम ऐसा था जब केवल गवर्नमेंट जॉब ही होते थे, तब ये बताना ज्यादा आसान था। आजकल कुंडली में कितने भी योग बन रहे हो गवर्नमेंट के, मगर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं चाहते। तो करना ही नहीं चाहते तो योग तो उसकी भी कुंडली में बन रहा है, तो वो थोड़ा बताना डिफिकल्ट होता है। फिर भी आप यदि कोई कुंडली भेजते हैं तो मैं उसको एनालाइज करने की ट्राई करूंगा। तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नेटिव है वो अपना हार्ड वर्क करते रहे। आपकी कुंडली के अंदर यदि योग होंगे तो पॉसिबिलिटी होगी, और पॉसिबिलिटी के बेस पर आप ट्राई कर सकते हो, मगर शॉर्ट एटलीस्ट मैं नहीं बता सकता है। यदि कोई और बता सकता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब मैं यहाँ पर जो एनालाइज करूंगा कुंडली, वो संतान डिले से जो होगा, डिले ऑफ प्रोजेनी का केस है, संतान टाइम पर पैदा नहीं हुई है, तो उस नेटिव का मेरे पास ये चार्ट आया है। और भाई भगवान की ग्रेस से इनके सारे इवेंट मैंने लाइफ में जो भी बताए हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से हुए हैं जिस तरीके से मैंने बताया है। मैंने ऑलरेडी इन्हें बताया था डिलेड होगी संतान, तो इनिशियली ये नहीं मान रहे थे, मगर बाद में फिर अल्टीमेटली ये मेरे पास आए और अब मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया है, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ किस तरीके से प्रेडिक्शन दिया है। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, कैसे मैंने डिलेड संतान का यहाँ पर बताया कि ये डिले होगी, पहले ही बता दिया था। और अभी भी मैंने एडवांस में प्रेडिक्ट किया है कि इनको 2025 में बर्थ होगी संतान की। और ये भी पता चल जाता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, पर मैं उसको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा और उसमें श्योरिटी नहीं होती। 70 to 80% केसेस में तो सही होता है, मगर 20% केसेस में वो गलत भी हो जाता है। तो यहाँ पर बर्थ डिटेल आपको नजर आ रही होंगी। ये 12/5/1993 है नेटिव की। 2:14 पर बर्थ हुआ है नाइट में AM, और मेरठ का बर्थ है। इनकी मैरिज 2021 में हुई थी और अब हो रहा है 2024। तो ये मेरे पास अभी कुछ दिन पहले आए थे, तो मैंने इन्होंने सारा कुछ ट्राई कर लिया। इवन इन्होंने चेक भी कराया डॉक्टर से, तो वहां पे भी इनको प्रॉब्लम नजर आई। तो इन्होंने जो भी अल्टरनेटिव मेथड्स किए उसमें भी इन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो अब जो मैंने इनका प्रेडिक्शन दिया है, किस बेस पे दिया है, कैसे मैंने एनालाइज किया कि ये डिले है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और ये लर्निंग पर्पज से पूरा का पूरा वीडियो, और कोई इसका पर्पज नहीं है। और वीडियो में ऑलवेज जब जिसकी भी कुंडली होती है उसकी सहमति से बनाता हूँ। वो मुझे कहता है कि मेरी उस पर आप वीडियो बनाइए, एनालाइज करिए, तो ही मैं बनाता हूँ। तो इनका मैंने एग्रीमेंट लिया हुआ है। अब देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। ये फीमेल नेटिव की कुंडली है, तो उसमें सबसे पहले क्षेत्र स्फुट हम निकालते हैं संतान के केस में। तो क्षेत्र स्फुट का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। फिर फॉर्मूला है, संतान लेडीज के लिए मून माँ का कारक होता है, मदर का। मार्स ब्लड का कारक होता है। जुपिटर जीव या बर्थ का कारक होता है, बच्चों का कारक होता है। तो इन तीनों के लॉन्गिट्यूड, या जिसे हिंदी में भूगांश बोलते हैं, उन तीनों को हम ऐड करेंगे। ये तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीनों को आप ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो भी आएगा, ये क्षेत्र स्फुट आपको निकालना आना चाहिए। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको किसी भी ऐप में नहीं दे रखा होगा, ज्यादातर में नहीं होगा। यदि किसी में और मुझे नहीं पता हो तो मैं कह नहीं सकता। अब इन सबको ऐड करने पे यदि साइन आपका 12 से ज्यादा आ जाए, तो 12 से ज्यादा साइन हो नहीं सकता, तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस केस में 18 आ रहा था साइन, तो मैंने 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका ये क्षेत्र स्फुट मुझे मिला 6 साइन 3 डिग्री एंड 29 मिनट्स। मतलब 6 साइन 3 डिग्री 29 मिनट का मतलब हो गया 7 साइन में जाएगा और उसकी 3 डिग्री 29 मिनट होंगी। तो देखिए, मैंने ये क्षेत्र स्फुट को 7 साइन में इनके बर्थ चार्ट के अंदर रख दिया है। अब आपको यहीं पे नहीं रुकना है, इसे आपको नवांश में और D7 सप्तांश में भी रखना आना चाहिए, क्योंकि बर्थ ऑफ चाइल्ड के केस में 3 कुंडलियां यूज होती हैं। D1 और D9 तो हर एक केस में यूज करनी ही करनी है आपको। और
बर्थ चाइल्ड के केस में D7 जिसको सप्तांश कुंडली बोलते हैं वो भी यूज करनी है। अब क्षेत्र स्फुट आपने को निकालना भी आना चाहिए, इसके बाद उसको नवांश कुंडली में भी रखना आना चाहिए और सप्तांश कुंडली में भी रखना आना चाहिए। नवांश और सप्तांश कुंडली कैसे बनाते हैं वो आप सीख लीजिएगा। मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखे प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें अराउंड 45 वीडियोस हैं जो मैंने अभी जस्ट नाउ बनाकर अपलोड किए हैं। उसमें आप जाइए, वर्ग कुंडली कैसे बनाएं, वहां पर आप सीखिए, D9 बनाना सीखिए, D7 बनाना सीखिए। 7 आपको चार्ट बनाने खुद आने चाहिए। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये तो ऐप में दिए होते हैं, ये ऐप में नहीं मिलेगा अब आपको कि क्षेत्र स्फुट को हम D7 में कैसे रखेंगे, क्षेत्र स्फुट को D9 में कैसे रखेंगे, और आपको नहीं मिलेगा तो आप प्रेडिक्शन भी नहीं दे पाओगे प्रॉपर वे में, क्योंकि बर्थ चाइल्ड के केस में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, संतान तिथि मैंने यहाँ पर निकाली है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इन चीजों को ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, मगर मैं करता हूँ, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। संतान तिथि होती है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन को। मतलब जो चंद्रमा का भोगांश है और सूर्य का भोगांश है, उनमें जो भी ज्यादा है उसमें से कम को सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना है। इस केस में मून का ज्यादा था इसलिए मैंने मून को पहले लिखा और सन में सब्ट्रैक्ट किया। यदि सन का ज्यादा है तो सन में से मून को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये मून में से मैंने सन को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास आया, जो भी आएगा उसको आपको 12 से डिवाइड करना है। और 12 से डिवाइड करने पर ये यदि आपका ओवरऑल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 360 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। 360 से जितना भी ज्यादा डिग्री ऊपर जाएगा उसमें से आपको 360 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर ये करीब 1200 कुछ डिग्री हो गया था, तो 360 के मल्टीपल मतलब 1080 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, जो बचा उसको 12 से डिवाइड किया। उसको 12 से डिवाइड करने पर जो नंबर आया वो 15 आया। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संतान तिथि निकालने के लिए आपको मून का लॉन्गिट्यूड और सन के लॉन्गिट्यूड में से जो भी ज्यादा है उसमें से ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आता है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका जो भी वैल्यू आती है वो यदि 360 डिग्री से ज्यादा आ रही है, वो आएगी ज्यादातर केसेस में, तो उसको आप 360 के मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। उसमें जैसे 750 आई तो 720 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1110 आया तो उसमें से 1080 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जो भी बचा उसको फिर 12 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे जो मिलेगा आपको उससे तिथि मिलेगी। जैसे यहाँ पे इसके में 14 पॉइंट समथिंग आया था, तो 14 पॉइंट समथिंग का मतलब 15 तिथि होगी। और 15 तिथि पूर्णमासी होती है, ध्यान रखना। जब 1 आ रहा हो तो वो आपकी प्रतिपदा होती है, उससे 15 आएगी तो वो आपकी पूर्णमासी होगी, और 15 के बाद आपका कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, और 30 आएगी तो अमावस्या होगी। तो पूर्णमासी जो संतान तिथि है वो अच्छी मानी जाती है संतान पैदा होने के लिए। तो यहाँ पर अब मैंने सबसे पहले क्षेत्र स्फुट निकाल लिया, संतान तिथि निकाल ली। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब सबसे पहले मैं D1 चार्ट में देखूंगा। D1 चार्ट में मुझे क्या देखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट, संतान के लिए 5वां भाव देखूंगा। 5वें भाव का स्वामी 5th लॉर्ड देखूंगा। जैसे यहाँ पे 5th लॉर्ड हो गया मरकरी। फिर मैं देखूंगा जुपिटर, जुपिटर देखूंगा। जुपिटर से 5th भाव 1 2 3 4 5, जुपिटर से 5वां भाव देखूंगा। 5th से 5th भाव भी आप देख सकते हो। इन चीजों को कम से कम हमें देखना है। क्षेत्र स्फुट देखूंगा और क्षेत्र स्फुट से 5वां भाव भी देखूंगा। ये क्षेत्र स्फुट से 5वां भाव हो गया। इतनी सारी चीजें मुझे कम से कम D1 चार्ट के अंदर देखनी है। संतान तिथि मैंने पहले ही निकाली थी, तो संतान तिथि पूर्णमासी आ रही है, वो सही मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, वो अच्छा है। अब मैं 5th हाउस देख रहा हूँ इसका। देखिए ये पापकर्तरी में मार्स इधर है, केतु इधर है, तो पापकर्तरी में हो गया। किसी भी भाव के दोनों तरफ अशुभ ग्रह हो तो पापकर्तरी है, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब 5th लॉर्ड पे चला जाता हूँ। ये 5th लॉर्ड यहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है, तो मरकरी की मैं स्थिति देखता हूँ 5th लॉर्ड की। पहली बात तो कंबस्टेड है। जब सूर्य के बहुत नजदीक कोई भी ग्रह आ जाता है तो उसको हम कंबस्ट या अस्त बोलते हैं। अस्त हो गया, कमजोर हो जाता है अस्त होने पर। फिर इस पे हम एस्पेक्ट देखेंगे यहाँ पर, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से। 1 2 3 थर्ड एस्पेक्ट से सैटर्न इसे देख रहा है। सैटर्न एक्चुअली जब भी किसी भी चीज को देखता है तो उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन को स्लो तो कर ही देता है, ये तो पक्का ही है। तो 5th लॉर्ड को कंबस्ट भी है, कमजोर भी है, और उसे शनि देख रहा है। इसका मतलब 5th लॉर्ड जो भी काम करेगा वो उन्हें डिले तो कर ही देगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन तो दोनों ही नेगेटिव हैं, बुरी तरह से नेगेटिव हैं। पापकर्तरी से बड़ा कोई वो नहीं होता।
मेलिफिक इन्फ्लुएंस, फर्दर ये कंबस्ट भी है, कमजोर भी है, और सैटर्न ने इसको एस्पेक्ट भी कर लिया है, तो ये भी पॉइंट नेगेटिव आ गया। अब आ जाते हैं हम जुपिटर की स्थिति देख लेते हैं। तो जुपिटर आप देखिए ये शत्रु राशि है, मरकरी जुपिटर का शत्रु होता है और शत्रु राशि में भी है, और ये रेट्रोग्रेड भी है। रेट्रोग्रेड बेनिफिक प्लेनेट भी मेलिफिक की तरह एक्ट करते हैं। हालांकि इसके बारे में अलग अलग ओपिनियन है, मगर आप ये मान लीजिए कि रेट्रोग्रेड वो हो गया तो वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस काफी हद तक खत्म हो जाते हैं उसके। अनप्रेडिक्टेबल तो हो ही जाता है, आप उसको प्योरली शुभ तो नहीं बोल सकते। फिर 8वें भाव में चला गया है, तो दो डबल वो हो गया। देखिए इसके ऊपर 8th हाउस के अंदर चला गया जुपिटर, और रेट्रोग्रेड भी है, तो ये भी उतना बढ़िया नहीं है, और शत्रु राशि में भी है। तीन चीजें चली गई। कोई भी प्लेनेट यदि 6, 8, 12 में चला जाता है तो वो अपने सिग्निफिकेशंस का हास होता है, लॉस होता है। अब आ जाते हैं हम इससे 5th भाव, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5th भाव है। यहाँ पे मून प्लेस्ड है, तो मून को फिर यहाँ पे 5th भाव पे भी देखिए मार्स की दृष्टि है, तो मार्स की दृष्टि है, तो मगर यहाँ पे साथ में 1, 2, 3, 4, 5 जुपिटर की भी दृष्टि है, तो उसको न्यूट्रल सा ले सकते हैं हम कि नाइदर वेरी गुड नॉर वेरी बैड, तो बीच का सा हो गया। अब आ जाता हूं मैं, तो एक ही पॉइंट, अभी तक कोई आपको पॉजिटिव पॉइंट मिला नहीं है इस कुंडली में, बर्थ चाइल्ड से रिलेटेड। क्षेत्र स्पूट पे आ जाते हैं, तो क्षेत्र स्पूट का ये नियम है, फीमेल नेटिव की कुंडली के अंदर यदि क्षेत्र स्पूट ऑड साइन में हो, इवन साइन में हो, D1 और D9 में, तो वो अच्छा है प्रोजेनी के लिए, संतान के लिए। मगर ऑड साइन में हो, दोनों में, तो वो बहुत ज्यादा खराब है। और इस एक चीज में ऑड में हो और दूसरी में इवन में हो, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका क्षेत्र स्पूट हम नॉर्मली देखते हैं, बाद में बाकी चीजें देखेंगे। यहाँ पे ऑड साइन है D1 में, D9 में, मगर ये इवन साइन में हो गया, थोड़ा ठीक है। मगर ये D7 में फिर से ऑड साइन में हो गया, तो 3 में से 2 जगह पे ऑड साइन है, तो एक तरीके से 66% आउट ऑफ 100 ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्षेत्र स्पूट। तो एक तरीके से क्षेत्र स्पूट बताता है कि वो फीमेल बर्थ ऑफ चाइल्ड देने के लिए कैपेबल है कि नहीं, क्योंकि कोक बच्चे को रखने के लिए कैपेबल है या नहीं है। क्षेत्र स्पूट यदि ऑड साइन में आता है तो हम ऐसा मानते हैं कि वो कैपेबल कम है। तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव पॉइंट है क्षेत्र स्पूट का प्लेसमेंट भी। ये यहाँ पे भी इवन में होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। अब क्षेत्र स्पूट से 5वां भाव, 1, 2, 3, 4, 5 ये लग्न है, और यहाँ पे शनि देव बैठे हुए हैं। तो पहली बात तो शनि डिले करते हैं, और आप ध्यान से देखोगे तो इन्हें मार्स भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 5वां भाव पीड़ित हो गया। लग्न भी पीड़ित है। वैसे तो किसी भी भाव को, मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी का सूत्र बता रहा हूँ, आप किसी भी कुंडली पे लगा दें, किसी भी भाव को शनि और मंगल एक साथ यदि कुंडली के अंदर इन्फ्लुएंस करते हो, तो उस भाव से रिलेटेड नेटिव को लाइफ में कभी न कभी प्रॉब्लम जरूर आएगी, और बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र है। अब आगे हम यहाँ पे, तो आपको ध्यान से देखिए, इस D1 चार्ट में प्रोजेनी से रिलेटेड एक भी पॉजिटिव पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा, सभी पॉइंट ऑलमोस्ट नेगेटिव ही नजर आए। तो क्या इसका मतलब डिले तो होगी ही संतान, ये श्योर है। अब इसे हम कंफर्म करेंगे डिले होगी या होगी भी कि नहीं होगी। इसको डिनायल भी बोल सकता है कोई आराम से, बहुत डिफिकल्टी से होगी ये कह सकता है, या डिले होगी या नहीं होगी ये भी बोला जा सकता है। अब यहीं से हम कभी भी डिसीजन लेंगे। D1 चार्ट में जो भी आपको प्रॉमिस दिख रहे हैं, जब तक डिविजनल चार्ट उसे वेरीफाई ना करें, आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दोगे। कई बार तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है कि D1 में कुछ दिख रहा है और D9 के अंदर बिल्कुल अलग, और D7 के अंदर बिल्कुल अलग होगा। D9 चार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। आप वैदिक ज्योतिष सीखें, जो मेरी सीरीज है उसको जरूर देखेगा, उसमें मैंने डिविजनल चार्ट के बारे में बताया कि D9 चार्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लग्न कुंडली जितनी इंपॉर्टेंस होती है इसकी आसपास ही। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ज्यादा चीजें वेरीफाई नहीं करूंगा, यहाँ पे 3-4 चीजें मैं आपको देखकर बताऊंगा। 5वां भाव देखा पहले तो ये 5वां भाव में 4 साइन है, कैंसर साइन है, तो इसको क्या कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या? तो मुझे यहाँ पे कोई साफ एस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा। एस्पेक्ट नहीं कर रहा है ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये पीड़ित नहीं है। अब इसके लॉर्ड को मैं देखता हूँ, वो है मून। तो मून लग्न में यहाँ पे 12 मित्र राशि में जाके बैठ गए। इस पर किसी का असर है क्या देखते हैं। तो मेनली तो हम इसके अपोजिट कोई भी नहीं है, मार्स भी इसे एस्पेक्ट नहीं कर रहा, सैटर्न भी नहीं कर रहा, तो मून भी इस कुंडली के अंदर ठीक ठाक है। तो D9 चार्ट में 5th हाउस भी पीड़ित नहीं है और मून भी पीड़ित नहीं है। मून बल्कि अपनी मित्र राशि में है, तो इसको ठीक ही मानेंगे, अच्छा ही मानेंगे बिल्कुल। तो D9 का 5th लॉर्ड में ऐसे इंडिपेंडेंट चार्ट देख रहा हूँ, ध्यान रखना।
मैं D1 से बिल्कुल लिंक नहीं कर रहा, मैं सभी चार्टों को इंडिपेंडेंट देखना ही सिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, जुपिटर की स्थिति भी इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जुपिटर पहली तो मित्र राशि में, फ्रेंड राशि में, मगर इसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। वैसे तो वो अपने साइन को ही एस्पेक्ट कर रहा है, पर मार्स को आप एक थोड़ा सा पीड़ित मान सकते हो। मार्स और मरकरी भी एस्पेक्ट कर रहा है इसको। तो इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि D9 चार्ट में यहाँ पे प्रॉमिस दिख रहा है। क्षेत्र स्पूड भी D9 चार्ट में अच्छा है, इवन साइन में वो अच्छा माना जाता है फीमेल नेटिव के लिए। फिर यहाँ पे मगर क्षेत्र स्पूड के साथ सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न थोड़ा सा डिले करेगा। तो D9 चार्ट में ना ही तो 5th हाउस एफ्लिक्टेड है, ना ही 5th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, और ना ही उतनी बुरी तरह से जुपिटर एफ्लिक्टेड है तो सही मार्स देख रहा है, पर चलो वो फ्रेंड साइन में और मार्स अपने ही साइन को देख रहा है। अब आ जाते हैं हम D7 चार्ट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे D1 चार्ट के बाद। D7 में मैं सभी पैरामीटर फिर से देखूंगा जो कि मैंने D1 चार्ट में देखे थे। तो आप आ जाते हैं D7 चार्ट के अंदर, 5th हाउस को देखा, तो 5th हाउस के अंदर क्षेत्र स्पूड रखा हुआ है। क्षेत्र स्पूड की पोजीशन अच्छी नहीं है, खराब है, ऑड साइन में है। केंद्र में है वो ठीक है, मगर ऑड साइन में हो गया, इसलिए इसकी स्थिति को मैं उतना बेटर नहीं मानूंगा फीमेल चाइल्ड के लिए, फीमेल नेटिव के लिए। यहाँ पर 7 साइन है और यहाँ पे सन बैठा हुआ है, जो कि डेबिलिटेड या नीच का होकर बैठा हुआ है। तो ये नीच का हो गया और उसे मार्स देख रहा है, तो डबल एफ्लिक्शन हो गया इसको। 5th हाउस बैडली एफ्लिक्टेड, एक तो नीच का सूर्य बैठा हुआ है, वो भी क्रूर ग्रह है, और उसको आपका एक मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए मार्स का एस्पेक्ट इसके अंदर कुछ मेडिकल ऑपरेटिव इस तरीके की या डॉक्टर की हेल्प को इंडिकेट कर रहा है, प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, एबॉर्शन को भी इंडिकेट करता है। मार्स जब भी 5th हाउस को देख ले तो उसमें इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक तो एक क्रूर ग्रह, 2 क्रूर ग्रहों से 5th हाउस का लिंक हो गया। अब 5th लॉर्ड को पकड़ लेते हैं, वो है वीनस। तो ये केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है 5th लॉर्ड की। और उसे हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई एस्पेक्ट भी शायद नहीं कर रहा है, कोई भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो 5th लॉर्ड की स्थिति इसमें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है, 9 साइन में। हालांकि ये एक दिक्कत है इसके अंदर, वीनस का शत्रु जुपिटर नहीं होता, जुपिटर का शत्रु वीनस है, तो इसके लिए न्यूट्रल साइन में बैठा हुआ है। तो वीनस की स्थिति यहाँ पे ठीक है, तो एक चीज पॉजिटिव आई। अब आ जाते हैं जुपिटर की स्थिति पर। 12वें भाव में चला गया, चलो भाव को भी मैं नेग्लेक्ट कर दूं, तो जुपिटर शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में, और इसे सैटर्न देख भी रहा है। तो जुपिटर यहाँ पे भी हल्का फुल्का आप कह सकते हो पीड़ित ही हो गया। एक तो भाव भी सही नहीं है, शत्रु राशि भी होगी, हर तरीके से पीड़ित ही हो गया, और सैटर्न उसे एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर से 5वां भाव देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5वां भाव देखिए राहु केतु एक्सिस पे आ गया, 5वें भाव को शनि भी देख रहा है। तो जुपिटर से 5वां भाव भी उतना अच्छा नहीं है। क्षेत्र स्पूड हम देख ही चुके हैं, कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। इसे 5वां भाव देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो क्षेत्र स्पूड से 5वें भाव को यदि हम देखते हैं तो क्या इस पे किसी की दृष्टि है? तो इस पे भी कोई दृष्टि नहीं है, शायद किसी की भी नहीं है। हाँ यस, तो क्षेत्र स्पूड से 5वां भाव भी ठीक है। तो इसमें बहुत सारी उम्मीद जगी है मुझे D7 चार्ट से। क्या क्या उम्मीद जगी है देखिए, एक तो इसमें 5th लॉर्ड की पोजीशन ठीक है। इसके बाद आपको 5th लॉर्ड की पोजीशन के बाद जब हम देखते हैं जुपिटर से 5th 1 2 3 4 5, ये तो राहु केतु एक्सेस हो गया, तो 5th लॉर्ड की पोजीशन यहाँ पे ठीक है। और क्षेत्र स्पूड से 5th साइन भी बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड नहीं है। तो हमें क्या है, एक होप ऑलवेज ध्यान में रखनी है। आप यदि नेगेटिव माइंडसेट लेके चलोगे तो आप इसे बता दोगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मगर मुझे काफी कुछ इसमें होप नजर आ रही है। और 5th लॉर्ड इटसेल्फ कैन गिव द प्रोजेनी, और या D9 चार्ट में कोई भी ज्यादा एफ्लिक्शन नजर नहीं आया, इसलिए मैं इसको पास करता हूं कि इसमें डिनाइल ऑफ चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड होगा ही होगा। अब चाइल्ड होगा तो कब होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। टाइमिंग करनी है कि कब होगा, और मेडिकल हेल्प मैंने यहाँ पे बताई थी इनको, और ये ले भी चुके हैं। नहीं हुआ तो मेडिकल हेल्प अभी ये ले रहे हैं, उसमें भी डिफिकल्टी आ रही है। उसका रीजन क्या होता है, यहाँ पे मार्स इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मार्स का जैसे भी इन्फ्लुएंस हो जाए तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करना शुरू कर ही देता है। यहाँ पे मार्स इसमें क्षेत्र स्पूड को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, देखिए 1 2 3 4। तो क्षेत्र स्पूड का मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा।
ये मैं आपको एक बहुत बढ़िया सूत्र बता रहा हूं कि जब भी क्षेत्र स्पूट को मार्स इन्फ्लुएंस कर दे, इसमें भी क्षेत्र स्पूट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ध्यान से देखिए मार्स। तो ये चीजें बहुत ध्यान से देखने पर पकड़ में आती हैं। इसमें भी क्षेत्र स्पूट को मार्स इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसमें भी क्षेत्र स्पूट का, इसका मतलब फीमेल नेटिव के अंदर कुछ ना कुछ कमी है क्षेत्र स्पूट में बर्थ ऑफ चाइल्ड के लिए, और दोनों के अंदर वो ऑड साइन में भी चला गया है, 7 साइन में ही है, ऑड साइन में चला गया है, तो ये यहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर रहा है। तो इन्होंने चलो जो भी है आईवीएफ के थ्रू ट्राई किया था, उसमें भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही हैं, पर होपफुली वो चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब मैंने इनकी दशाएं देखी, तो करंटली मैं दशाओं के बेस पे प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ। 9/6/2025 पर राहु और वीनस की दशा है, इसके बाद राहु और सन की दशा है। तो हम देखते हैं कि देखिए राहु तो पुत्र कारक होता है, राहु और वीनस दोनों ही दे सकते हैं आपके, वीनस भी दे सकता है, वो मैरिज भी करा सकता है और संतान भी दे सकता है, रेडिली इन दोनों की दशाओं में हमेशा ही हो सकता है। अब वीनस को हम देखते हैं D9 चार्ट में, आप देख लीजिए क्या इसका कोई लिंक बन रहा है क्या। D1 चार्ट के अंदर ये 9th हाउस से लिंक हो रहा है वीनस, और D9 चार्ट के अंदर ये ध्यान से देखेंगे तो इट इज 5th लॉर्ड, वो सॉरी D7 में, तो D7 के 5th लॉर्ड की दशा में आराम से संतान हो सकती है। 5, 7, 9 तीनों में से अंतर दशा का और लग्न चारों में से किसी से भी लिंक हो जाए तो संतान हो जाती है। यहाँ पे तो वीनस का लिंक इट इज 7th लॉर्ड, ये 7 साइन है, एज वेल एज वो सॉरी 5th लॉर्ड और 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो डबल कॉम्बिनेशन हो गया। और राहु कैन ऑलवेज गिव प्रोजेनी। अब इसमें नहीं हुई तो क्या होगा, क्या राहु सन है नेक्स्ट दशा, तो सन क्या क्वालिफाई करता है, तो सन भी मुझे क्वालिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। D1 चार्ट का ये 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड को भी मैं क्वालिफाई मानता हूं, और ये इसके 5th लॉर्ड के साथ कंजक्टेड है, तो बहुत एक्सीलेंट वे में क्वालिफाई कर रहा है। ये 5th लॉर्ड के साथ कंजक्टेड है, 7th लॉर्ड है। इसके बाद इसके अंदर मैं जाता हूं तो सन का कोई लिंक हो रहा है क्या, तो इसमें कोई इतना मुझे कोई खास लिंक नजर नहीं आ रहा है D9 चार्ट में। मगर जब D7 चार्ट में जाता हूं तो दशाएं हमें D7 और D1 में देखनी है, D9 में उतना नहीं भी लग रही है तो चलेगा। तो यहाँ पे सन आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये 5th हाउस में होने की वजह से बहुत अच्छे वे में क्वालिफाई कर रहा है। तो सन की अंतरदशा में भी, राहु और सन की अंतरदशा में भी इनके चाइल्ड बर्थ हो सकती है। तो राहु वीनस में भी हो सकती है और राहु और सन की अंतरदशा में भी हो सकती है। तो दोनों दशाएं सक्सेसफुली क्वालिफाई कर रही है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, देखिए आपके सामने। अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या जेमिनी के बेसिस पे होती है क्या। जेमिनी में इनकी दशा है 12/3/2025 तक टॉरस की, वो जेमिनी टॉरस की ये दशा है। तो जेमिनी टॉरस की दशा देखते हैं, तो जेमिनी ये देखिए 5th हाउस की दशा है, तो जेमिनी में भी 5th हाउस की दशा में चाइल्ड बर्थ हो सकता है। तो जेमिनी पूरी की पूरी दशा एक लंबे समय की होगी, 8-10 साल की, वो भी क्वालिफाई कर रही है। अब टॉरस करती है या नहीं करती है, ये टॉरस है देखिए। तो टॉरस को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ये पुत्र कारक है, पुत्र कारक को देखते हैं, पुत्र कारक से 5th देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो पुत्र कारक से 5th हाउस को देख रही है टॉरस, तो पुत्र कारक से 5th हाउस की दशा को जो देख रही हो उसमें भी हो सकता है। तो दशा और अंतरदशा दोनों क्वालिफाई कर रही है। मगर उसके बाद जो आएगी वो आएगी जेमिनी और एरीज। मैंने सक्सेसिव दशाएं ली है यहाँ पे, जेमिनी एरीज, वो है 12/3/2025 के पास। तो ये बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर रही है। जेमिनी तो 5th हाउस की है और एरीज में 5th लॉर्ड बैठा हुआ है, 1 साइन में एरीज में 5th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो ये भी आपकी दशा इसको क्वालिफाई कर रही है। और ये 2nd फ्रॉम उपपद है, हालांकि 2nd फ्रॉम उपपद को मैरिज के लिए देखते हैं, मगर संतान भी दे सकता है। तो जेमिनी एरीज भी क्वालिफाई कर रही है, तो दोनों सक्सेसिव दशाएं यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर रही हैं। अब मैंने योगिनी दशा देखना चाहा कि योगिनी दशा क्वालिफाई करती है या नहीं करती है। तो 6/3/25 के बाद ये दशा थी संगीता भ्रामरी। आप मेरा योगिनी का वीडियो भी जरूर देखिएगा, योगिनी दशा के बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होता। तो मैंने जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखे, प्लेलिस्ट में जाओ, योगिनी दशा के बारे में मैंने कैसे फल देखते हैं, कैसे दशा निकालते हैं, वो सब वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो संगीता और ये भ्रामरी दशा है मार्स की। तो राहु केतु तो मैंने कहा ही कि उसमें तो प्रोजेनी हो सकती है। मार्स क्या कहीं पे क्वालिफाई कर रहा है क्या, तो मार्स को आप देखते हो तो ये D7 चार्ट में ये 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। D7 चार्ट में 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, क्षेत्र स्पूट को भी एस्पेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
तो D7 चार्ट में जो भी प्लैनेट यदि 5th 7th और 9th और लग्न से एसोसिएट हो जाए, उसकी दशा और अंतरदशा में चाइल्ड बर्थ हो सकती है। तो ये पीरियड इसको भी क्वालिफाई कर रहा है। तो दशाएं तो जो है 2025 के आसपास, क्योंकि अभी तो चाइल्ड बर्थ हो नहीं सकता, अभी वो मेडिकल हेल्प ले रहे हैं और मेडिकल हेल्प में कुछ टाइम लगेगा ऐसा बताया डॉक्टर ने। तो अभी 2024 में तो मुझे मालूम ही है कि वो नहीं हो सकता, तो मैंने उसके आगे के पीरियड में इसे देखा है। अब मैं ट्रांजिट रूल बताता हूँ श्री के एन राव सर का। के एन राव सर का ट्रांजिट रूल ये है कि चाइल्ड बर्थ से 1 साल के पहले तक सैटर्न 5th हाउस 5th लॉर्ड 9th हाउस या 9th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे। दूसरा रूल है जुपिटर 1 साल से पहले तक कभी भी 5th हाउस 5th लॉर्ड 9th हाउस 9th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे। तीसरा है मार्स 5 महीने के अंदर अंदर 5th हाउस 5th लॉर्ड 9th हाउस 9th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे। चाइल्ड बर्थ से 5 महीने के पहले कभी भी करके निकल जाए या कभी भी करे, वो 5 महीने पहले करके इन्फ्लुएंस करके निकल गया तभी भी मानेंगे। सैटर्न के केस में भी है कि उसने 1 साल पहले भी इन्फ्लुएंस कर दिया और अब नहीं भी कर रहा है तो चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। ऐसे ही जुपिटर का रूल है कि 1 साल पहले कभी भी इन्फ्लुएंस कर दिया विद इन 1 ईयर और अब वो करंटली नहीं भी कर रहा है तो हो जाएगी। और मून 75 आवर के अंदर करना चाहिए। तो मून को तो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, उतना मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पर वो लगाता हूँ ट्रांजिट, और 2025 का ट्रांजिट लगा रहा हूँ मैं। तो 2025 के अंदर सैटर्न अभी देखिए 11 साइन के अंदर है, तो 11 साइन में 2025 तक रहेगा और ये यहाँ पे 11 साइन में है, तो ये यहाँ से 1 2 3 थर्ड दृष्टि से 5th हाउस को देख रहा है, 5th लॉर्ड को देख रहा है मरकरी को। तो सैटर्न की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 5th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है थर्ड दृष्टि से। और जब ये यदि 12 साइन में भी चला गया तो ये 9th हाउस को भी एस्पेक्ट, 9th लॉर्ड को एस्पेक्ट करेगा। शायद कहां पे चला जाएगा, यस 9th लॉर्ड पे है होगा ये, तो ये तभी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सैटर्न अगले 4-5 साल तक इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता रहेगा लगातार। अब आ जाते हैं जुपिटर पे। तो जुपिटर एक्चुअली अभी यहाँ पर है, तो ये 5th लॉर्ड पर, तो अभी तो प्रोजेनी होने के चांसेस नहीं है। फिर वो यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा, तो वो शायद इनमें से किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मगर जो 2025 में 3 साइन में चला जाएगा तो 5th हाउस और 9th हाउस दोनों को इन्फ्लुएंस करेगा यहाँ से। तो जब 3 साइन में चला जाएगा 2025 मई के आसपास, तब ये जुपिटर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसके बाद अप्रैल में मार्स कैंसर साइन में होगा 2025 में। तो कैंसर साइन से वो 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 दृष्टि से 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो अप्रैल 2025 में सभी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तो यदि ईश्वर ने चाहा तो इनको सारी दशाएं भी फुलफिल कर रही हैं कि अप्रैल 2025 के बाद कभी भी चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। चाइल्ड बर्थ इज ए लॉन्गर प्रोसेस, तो वो चाइल्ड बर्थ इनकी 100% ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगी एट दैट टाइम। तो आज मैंने आपको इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लगाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें जब मैं आपको 25-30 मिनट का वीडियो बना रहा हूं तो आप ये मान के चलें मेरा कम से कम 2-3 घंटे से ज्यादा का वर्क इन्वॉल्व है। फिर मैं इसको पेपर पे इसलिए बनाता हूं, यदि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा लैपटॉप के ऊपर तो ये सारी चीजें मैं आपको पिन पॉइंट करके नहीं दिखा सकता। तो वो जिन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी से नहीं आती उनको सीखने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको पेपर या बोर्ड पर ही जनरली एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको जैसे भी कमेंट्स हैं आप कमेंट जरूर करें, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग सीख भी पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, या मुझे कुछ और मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी यदि बता सकते हैं तो उनको भी एक फायदा होगा। एंड तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।